बागी बलिया की जिद्दी मिट्टी में जन्मे, अपनी धुन के पक्के, लंबी करकाठी, तेवर के धनी, साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व वाले, आजीवन युवा तुर्क कहे जाने वाले बाबू साहब, जिन्होंने अनेक बार मंत्री पद को ठोकर मार दिया और सीधे प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, मैं बात करूंगा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। नमस्कार, मैं हूं विरंजय और आप देखना शुरू कर दिए हैं दी धरती पुत्र का विशेष शो किरदार सियासत के। इन विशेष व्यक्तित्व वाले लोग जो सियासत में उन्होंने मिसाल पेश की, उनके जन्म दिवस, उनके पुण्यतिथि से पहले मैं ये शो लेकर के आता हूँ। समय था 1 दिसंबर सन 1989 का। 1 दिसंबर 1989 का दिन संसद के सेंट्रल हॉल के मंच पर बैठे मधुर दंडवते जनता दल संसदीय दल के नेता का चुनाव करवा रहे थे। सभी लोगों को पहला झटका तब लगा जब खुद प्रधानमंत्री के दावेदार बीपी सिंह ने देवीलाल के नाम का प्रस्ताव किया। अपनी खुशी छिपा न पा रहे चंद्रशेखर जी ने तुरंत उसका समर्थन किया। दंडवते ने देवीलाल को जनता दल संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। पूरा सेंट्रल हॉल भौचक्का कर देने वाले सन्नाटे में डूब गया। बाहर कोहराम मच गया। सारी समाचार एजेंसियों ने दुनिया के हर कोने में समाचार फ्लैश किया कि देवीलाल दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के अगले प्रधानमंत्री। उन्होंने अपना समर्थन देने के लिए बीपी सिंह को धन्यवाद दिया और फिर बोले, चुनाव परिणाम राजीव गांधी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नतीजा है और इसके सबसे बड़े पैरोकार वीपी सिंह हैं। हरियाणा में जहां लोग मुझे ताऊ कहकर पुकारते हैं, मैं वहां ताऊ बनकर ही रहना चाहता हूं। लोग सांस रोक करके ये सुन रहे थे। उन्होंने अचानक घोषणा की कि वो इस पद के लिए बीपी सिंह का नाम प्रपोज करते हैं। अभी देवीलाल ने बोलना भी बंद नहीं किया था कि अजीत सिंह ने चिल्लाकर उनका समर्थन कर दिया। कुछ सेकंडों बाद उपस्थित लोगों के जबरदस्त शोर के बीच दंडवते ने सिंह को नेता घोषित कर दिया। उस बैठक में इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख और जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय भी मौजूद थे। राम बहादुर राय याद करते हैं कि संयोग से उस दिन मैं भी कुर्ता पायजामा पहने हुआ था। पत्रकारों को उस बैठक में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वॉच एंड वर्ड वालों ने मेरी पोशाक देखकर समझा कि मैं भी जनता दल का नवनिर्वाचित सांसद हूं, इसलिए मुझे अंदर आने दिया गया। राय ने बताया, सारी रणनीति अरुण नेहरू की थी। जैसे ही बीपी सिंह के नाम की घोषणा हुई, चंद्रशेखर का चेहरा फक पड़ गया। जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बाद में चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखा, मैंने उसी समय कहा कि ये गलत है, मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद बीजू पटनायक और देवीलाल दोनों मेरे पास आए और बोले, आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। मैंने कहा, आप मुझ पर कृपा करो, मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे यह महसूस हुआ कि इस सरकार का प्रारंभ ही कपटतापूर्ण ढंग से हुआ है। मधु दंडवते इस तरह की तिकड़म के साझेदार होंगे, इसका मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। बहरहाल ये सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई और भाजपा ने जो ऑक्सीजन दे रहा था, अपनी ऑक्सीजन बंद कर दी। इस राजनीतिक ऑक्सीजन बंद होने से बीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। बहरहाल ये सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने भी पिछली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उस वक्त नेतृत्व परिवर्तन कर सरकार बचाने का भी विकल्प था, लेकिन उसके लिए बीपी सिंह तैयार नहीं थे। तभी राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से संपर्क किया। चंद्रशेखर लिखते हैं,
एक दिन अचानक 11 बजे रात को मेरे पास रमेश भंडारी का फोन आया कि आप मेरे घर कॉफी पीने के लिए आइए। मैं समझ गया कि पहले से बिना तय किए हुए रात 11 बजे कोई कॉफी पीने के लिए क्यों बुलाएगा। चंद्रशेखर ने आगे लिखा है, मैं जब वहां पहुंचा तो देखा राजीव गांधी बैठे हुए थे। हमारी उनकी बात हुई, लेकिन सरकार बनाने की कोई चर्चा नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक आर.के. धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो राजीव गांधी ने मुझसे पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है, मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मैंने कहा, अच्छा हो अगर कांग्रेस के लोग भी सरकार में शामिल हो जाएं। अगर बड़े नेताओं के शामिल होने में कोई दिक्कत है तो नौजवानों की इसकी छूट दी जाए। राजीव ने कहा, 1-2 महीने बाद हमारे लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर जैसा शख्स राजीव गांधी के इस आश्वासन पर विश्वास कैसे? पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं, मैंने यही सवाल चंद्रशेखर से पूछा था। उनका जवाब था कि मैं सरकार बनाने के लिए देश हित में तैयार हुआ, क्योंकि उस समय देश में खून खराबे का माहौल था। जिस दिन मैंने शपथ ली उस दिन 70-75 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ था। युवक आत्मदाह कर रहे थे, दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगा हो रहे थे। मुझे सरकार बनाने और चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास था कि अगर देश के लोगों से सही बात कही जाए तो देश की जनता सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगी। सरकार बनने के तीसरे दिन चंद्रशेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इसी बैठक में वित्त सचिव विमल जलान ने उन्हें एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि हालात इतने खराब हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा। चंद्रशेखर लिखते हैं, मैंने विमल जलान से पूछा कि आपके नोट का जो आखिरी वाक्य है उसके बाद आपके वित्त सचिव की कुर्सी पर बने रहने का क्या औचित्य है? यह स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई होगी, महीनों में बनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इससे निपटने के लिए पिछले दिनों क्या कदम उठाए गए। चंद्रशेखर ने आगे लिखा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने वित्त सचिव को हटा दिया। इसी तरह 2 प्रधानमंत्रियों के प्रिय पात्र रहे बीजी देशमुख मुझसे मिलने आए। आते उन्होंने अभिमान भरे अंदाज में फरमाया, आप क्या समझते हैं कि मैं नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ? मुझे टाटा के यहाँ से कई साल पहले से ऑफर है। मैंने सोचा भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ ये शख्स टाटा की नौकरी के बल पर यहाँ बना हुआ है। जिंदगी में पहली बार अपने घर में किसी आए हुए व्यक्ति से बात करने के बजाय मैं उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी चंद्रशेखर अपने आवास 7 रेड कोर्स पर कभी नहीं गए। वो या तो 3 साउथ एवेन्यू वाले घर पे जाते या भोंडसी के भारत यात्रा आश्रम पर ही रुकते थे। उनके बेटे जो इस समय राज्यसभा सदस्य हैं, नीरज शेखर बताते हैं कि उनका दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होता था। वो पहले योग करते थे, व्यायाम करते थे, पढ़ते थे और लिखते भी थे। उसी समय जब वो भोंडसी में रहते थे तो पहाड़ी के ऊपर चले जाते थे। ताउम्र वो 8-10 किलोमीटर रोज चला करते थे। वो 6 फीट के थे, लेकिन उनका वजन कभी 78 किलो के ऊपर नहीं गया। नीरज ने आगे कहा, उनके चलने की गति इतनी तेज होती थी कि हम लोग उनसे पिछड़ जाते थे। उनका खाना बहुत साधारण होता था, रोटी सब्जी जो एक साधारण व्यक्ति गांव में खाता होगा। मांसाहारी खाना उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री होने के दौरान वो जब भी बलिया जाते थे ऐसे कमरे में ठहरते थे जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक जमाने में चंद्रशेखर के सूचना सलाहकार रहे और इस समय जनता दल यू के सांसद हरिवंश बताते हैं कि समय मिला होता तो वो देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री होते। 4 महीने के कार्यकाल में अयोध्या विवाद, असम चुनाव,
पंजाब समस्या, कश्मीर समस्या, सबके समाधान की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए और बहुत हद तक उन चीजों को आगे ले गए। हरिवंश ने कहा, वो फैसला लेना जानते थे। 1991 का आर्थिक संकट देन था कांग्रेस और बीपी सिंह की सरकार का। उस समय सिर्फ 3 हफ्ते की विदेशी मुद्रा भारत के पास रह गई थी। उन्होंने देश को इस संकट से निकालने के लिए तुरंत फैसला लिया। चंद्रशेखर जी ने अपने छोटे से कार्यकाल में अयोध्या विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की। बाद में उन्होंने लिखा भी कि अगर उन्हें 2 महीने का वक्त और मिल जाता तो बाबरी मस्जिद विवाद सुलझ गया होता। चंद्रशेखर के नजदीकी और उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे कमल मुरारका बताते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो बाबरी मस्जिद का फैसला कराने को जो उन्हें प्रयास किया, उसी की वजह से उनकी सरकार गई। उन्होंने शरद पवार को यह बात बताई, उन्होंने उसे राजीव गांधी तक पहुंचा दिया। राजीव ने उनसे कहा 2 दिन रुक जाइए और फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। जब विश्व हिंदू परिषद के लोग उनसे मिलने आए तो उस बैठक में मैं भी था। बाबरी एक्शन कमेटी के जावेद हबीब भी आए थे। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि मैं किसी मुख्यमंत्री के कंधे पर रखकर गोली नहीं चलवाऊंगा, मैं खुद ऑर्डर दूंगा फायरिंग का अगर आप लोगों ने उस ढांचे को छुआ भी तो। उन्हें लगा कि कोई विचित्र आदमी आ गया है प्रधानमंत्री के रूप में, जो कमरे के अंदर धमकी दे रहा है। उन्होंने मुसलमानों से भी कहा कि दंगा फसाद करने से देश कैसे चलेगा। 4-5 दिन बाद दोनों आ गए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 15-20 दिन में तो समाधान के लिए भी तैयार हो गए थे वो लोग। मुसलमान मान गए थे कि ये जगह हम हिंदुओं को दे देंगे। उनकी 2 मांगे थी, एक तो इसके बदले में दूसरी जमीन मिल जाए मस्जिद बनाने के लिए, और दूसरी एक कानून पास हो जाए कि काशी और मथुरा वगैरह में इस तरह की मांग नहीं उठेगी। 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। समर्थन वापस लेने का बहाना बने पंजाब पुलिस के 2 कांस्टेबल, जो राजीव गांधी के घर के बाहर घूमते मिले। आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राजीव की जासूसी करा रहे हैं। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, राजीव गांधी ने मुझे दिल्ली बुला करके कहा कि क्या मैं चंद्रशेखर को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना सकता हूँ। आगे लिखते हैं कि मैं चंद्रशेखर के पास गया, उन्होंने मेरे आने की वजह पूछी। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने रूखे अंदाज में कहा, क्या तुम्हें राजीव ने भेजा है। मैंने कहा कुछ गलतफहमियां हुई हैं, कांग्रेस नहीं चाहती कि आपकी सरकार गिरे, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, हम चाहते हैं कि आप अपने पद पर बने रहें। चंद्रशेखर गुस्से से कांपते हुए बोले, आप प्रधानमंत्री के पद का कैसे इस तरह उपहास कर सकते हैं। आपके पार्टी के अध्यक्ष भी इस पद पर रह चुके हैं। क्या कांग्रेस वाकई ये मानती है कि मैं राजीव की जासूसी के लिए पुलिस के सिपाही भेजूंगा। फिर उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, जो इतिहास में दर्ज है। उनका ये तेवर था, उनका ये चीर परिचित अंदाज था जो आज भी उनको जीवित रखता है। उन्होंने कहा, जाओ और उनसे कह दो कि चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। ये हैं बलिया की बाबू साहब। यहाँ से भी नाता अपना गहरा रखे, मिट्टी से अपना नाता गहरा रखे। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि माफिया को भी कहते थे कि वो मेरा दोस्त है तो दोस्त है। उसकी माफिया अपनी जगह और मैं प्रधानमंत्री अपने जगह, लेकिन दोस्ती अपनी जगह। ये वाकया भी बताऊंगा और फिर मिलूंगा किसी नए किस्से के साथ, किरदार सियासत के।